अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है मीट एंड टॉक और मीट एंड टॉक के अंदर आपको पता है हमेशा हम बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव से टॉपिक्स के ऊपर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वाइटलिटी वाला टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि बहुत सारे जो इदारे हैं जो आपकी आवाम की स्पेशली खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर, और उनको बहुत सारे मसाइल भी फेस करने पड़ते हैं। मसाइल ऑब्वियसली होते हैं क्योंकि जहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो या मिसबिहेव हो जाए तो वहाँ पर बहुत सारे मामलात खराब हो जाते हैं। अक्सर औकात हम जाते हैं किसी एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पर अगर मामलात खराब हो जाए तो 1 से 4, 8, 10 पेशेंट भी बन जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। मगर उस कंडीशंस में जो आपको ट्रीट करते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, जो वहाँ का स्टाफ होता है, उसके साथ भी कभी कभार बहुत सारा ज्यादती हो जाती है, जिसके ऊपर आईसीआरसी और ज़ैबिस ने सिर्फ गवर्नमेंट में एक बिल भी पास करवाया और जिस पे अभी इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है। और इसी सिलसिले में आज हमने एक पॉडकास्ट भी रखा है जिसमें हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं, आप अकेडमिशियन भी हैं, रिसर्चर भी हैं। साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अतीक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाईली ऑनर्ड विद योर काइंड प्रेजेंस। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात का शरफ भी नसीब हुआ और सबसे बड़ी चीज है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करें। जी, मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं इस बारे में बात करूंगा आपसे और लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने इंट्रो में भी बताई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि हम एक पेशेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं और समवॉट किसी भी मिसकम्युनिकेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से या किसी के भी एक बंदे की मिसबिहेव से, चाहे वो ए पार्टी से हो या बी पार्टी से हो, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात खराब हो जाते हैं। एक की जगह 4, 5, 8, 10 पेशेंट भी हो जाते हैं। मामला एक का होता है और बिखर जाता है काफी सारों पे। तो हमारे यहाँ ये जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि झगड़ा फसाद हो जाता है, तो एक लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वायलेंस। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा, स्पेशली जो आईसीआरसी और ज़ैबिस ने कानून के हिसाब से भी इसको इनिशिएट करवाया है, कि इस पे हमें आप बताएं कि ये वायलेंस होता क्या है। अच्छा जी, देखें, दो पार्टीज होती हैं। एक होता है जो मरीज होता है और उसके लवाहिकीन, और बी पार्टी होती है जो डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है। अब डॉक्टर, इसके लिए लफ्ज है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सही। हर वो शख्स जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक मरीज को, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जुमरे में और बाउंड्री में आएगा। वो डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स भी हो सकती है, पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकता है, स्टिचेस लगाने वाला बंदा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे लोग ये भी और दूसरी पार्टी भी दोनों एक्सपोज होते हैं वायलेंस में। जब दो बंदों की आपस में बात होती है तो उस बात में अगर कहीं से भी कोई एलिमेंट आ जाए जिसकी वजह से दूसरी एक पार्टी दूसरी पार्टी को सुपरसीड करने लगे और दबाने लगे, तो वहां से वायलेंस शुरू होता है। दूसरा आदमी अगर ये फील करे कि मुझे दबाया जा रहा है, या मुझे कोई बात नहीं बताई जा रही, या मुझे घूर के देखा जा रहा है, या मुझे बुरे अल्फाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉडी लैंग्वेज दूसरे की अच्छी नहीं है, तो वहां से वायलेंस शुरू होता है। अब वायलेंस होता है कई तरह से अतीक साहब। एक होता है वर्बल वायलेंस, कि मैं आपको ज़बानी कुछ कह दूं, उसमें गाली भी हो सकती है और बुरी तरह से ट्रीट भी हो सकता है। दूसरा होता है फिजिकल वायलेंस, मैं हाथ लगा रहा हूँ, आपको धक्का दे रहा हूँ, टच कर रहा हूँ। ठीक है। तीसरा होता है आपके साथ में ज्यादती कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ में, कि यानी कि आपको मैं जहनी दबाव का शिकार बना रहा हूँ जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये हैरेसमेंट की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है वर्बल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। खवातीन के साथ अगर ऐसा वायलेंस हो तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल वायलेंस, कि वो उनको टच किया जा रहा है, नाजेबा, ये सब चीजें। तो ये वायलेंस की एक बहुत बड़ी जामे डेफिनेशन है। तो ये वायलेंस कहीं से भी हो सकता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गैर इखलाकी काम जिससे इंसान का माइंडसेट या उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो तो उसको हम वायलेंस कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, वायलेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये देखा है कि लोग जो है ना, जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि भाई लेके तो एक मरीज जाते हैं और 8 भी हो जाते हैं, वहां पर लोग शीशे भी तोड़ देते हैं हॉस्पिटल्स के। मैंने ये देखा है एम्बुलेंस को भी बहुत नुकसान हो जाता है, अमले को, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग सोचते नहीं है जो डॉक्टर आपके लिए उस वक्त काम कर रहा होता है उसको गरेबान से पकड़ते हैं और बहुत सारा मामला खराब हो जाता है। इस तरह की नोयत जब होती है तो उसके लिए क्या कानून और किस तरह ये सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त प्रोसेस? अच्छा जी, इसकी मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको, थोड़ी सी लंबी बात हो जाएगी। पहले एक यूनिवर्सिटी के साथ आईसीआरसी ने ताउन का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जी इसके ऊपर रिसर्च करें कि वायलेंस किस तरह से पैदा होता है और कोई किस टाइप का वायलेंस मौजूद है माशरे में डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर के अगेंस्ट।
तो हमने ये पता किया, तो हमें ये पता चला, जिसमें हमने बहुत मिक्स मेथड रिसर्च और बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्च के टूल्स इस्तेमाल करके हमने ये पता चलाया कि जी वर्बल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस बहुत कॉमन है। जो ईआर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, वो सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। और मार क्या मतलब, वर्बल सारी टाइप्स की वायलेंस का शिकार होते हैं। और दूसरा जो स्टाफ है वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो दोनों तरह के लोग जो हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, वो एक्सपोज्ड हैं वायलेंस से। सही। फिर हमें ये पता चला कि जी हॉस्पिटल की अमलाक, एम्बुलेंस की जो वैन है वो तोड़ दी जाती है। एक मॉब आता है और वो कर देता है। इसी तरह हॉस्पिटल के शीशे तोड़े जाते हैं। हमने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें आपस में दो पार्टियां आई और अस्पताल में आके उन्होंने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी, तो उसमें अस्पताल के नुकसान पहुंचा, अस्पताल की अमलाक को। तो ये भी वजूहात है। तो वायलेंस इज इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, जिसमें एक्चुअली मकसद ये है कि ये कहना अच्छा ही होगा, ज़्यादा बेहतर, कि इंसान को बचाने वाला दूसरा इंसान जो है उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है। खुदा डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर के जरिए ही दूसरे शख्स को बचाने का जरिया पैदा होता है। तो अगर किसी भी वजह से वायलेंस हो रहा है तो हमें ये चाहिए कि हम जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर की, उसको हम सेफ रखें। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने मिसाल के तौर पे मैं एक मरीज हूँ और मेरे मरीज के साथ कोई भी ज्यादती हुई या मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो मैं डॉक्टर को ना मारूं, क्योंकि उस डॉक्टर ने अगले मिनट में दूसरे मरीज को भी ट्रीट करना है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। अगर उसको मैं मेंटल हेल्थ का एक झटका दे दूंगा या उसको मारूंगा, तो वो 2 घंटे तक परेशान रहेगा, 2 दिन की छुट्टी लेगा, और फिर वो उस 2 दिन के लिए बहुत सारे मरीज जो है वो सफर करेंगे। तो हमें चाहिए एज अ माशरा कि हम सिचुएशन को हैंडल करें। हर चीज में इन रिएक्शन हमारे यहाँ बहुत फौरन आ जाता है हर चीज में, तो रिएक्शन को दबा के रखें। सही। अच्छा सर, अब जैसे अभी आपसे बात हुई तो मेरे ज़हन में एक सवाल और भी आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे हमने पहले भी इनिशियली बात की कि पार्टी ए या पार्टी बी का मामला है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ये भी देखा है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो भी समवॉट एग्जॉस्टेड होता है, तो वो भी झड़क देते हैं लोगों को, और कभी कभार वो भी लोगों को उस तरह से काउंसल नहीं कर पाते। जैसे काफी सारे पेशेंट होते हैं भाई, वो पढ़े लिखे नहीं होते, बोलते हैं कि भाई ये गोली किस टाइम खानी है, कब खानी है, क्यों खानी है, किस लिए खानी है। अच्छा, ये सुबह को इसी टाइम खानी है, दूध के साथ खानी है, पानी के साथ खानी है, फिर खाने के बाद पहले खानी है, खाने के बाद खानी है। तो मैंने ये देखा कि कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जो है ना उनको झाड़ भी देता है। तो सिचुएशन हमने ऑलरेडी कहा है, किसी भी तरह का कोई भी मिसबिहेव ए पार्टी से या बी पार्टी से, मामला जाके वायलेंस पे अटकता है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा दिमाग काम कर रहा है वो ये है कि या तो हमारी एजुकेशन उनकी कम है पैरामेडिकल स्टाफ की, या उनकी ट्रेनिंग में लीकेज है, या वीक ट्रेनिंग्स है उनकी। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको ज्यादा आइडिया भी होगा कि आया इनको ट्रेनिंग्स दी भी जाती हैं या हायरिंग हो गई और प्लेसमेंट हो गई। हाँ जी, जब हमने ये इनिशियल रिसर्च की थी जिसमें मैंने कुछ काफ़ी काम किया, 2015 से हम ये काम कर रहे हैं, वजूहात मालूम कर रहे हैं कि क्या कैसे वायलेंस इस्टेब्लिश होता है, शुरू होता है। तो ऑब्वियसली कुछ मसाइल होते हैं जो कि आम आवाम जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है अस्पताल के अमले से कि ये चीज़ें होनी चाहिए। उनको कहेंगे अनएक्सपेक्टेड रीजनिंग्स, कि बस हमें ये चीज़ चाहिए, तुम्हारे नहीं है, हमें नहीं पता, हम मरीज लेकर आए। दूसरी बात ये कि उसमें फिर डॉक्टरों की और वो जो अमला है जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी कैपेसिटी और उनकी जिसे कहते हैं ना एक ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है एक ऐसे मॉब को जो कि बिखरा हुआ है। तो उसके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टरों में एक चीज़, और पैरामेडिक्स में जितने भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, उन हेल्थ केयर दे रहे हैं, तो उनको एकेडमिकली तो ट्रेन किया गया है, लेकिन इन सिचुएशन में जब वो मार्केट में निकलते हैं और डील करते हैं आवाम के साथ, तो उस चीज़ में वो लोग लैक हैं, कमज़ोरी है उनकी। तो उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के काउंसलिंग किस तरह। अब एक मरीज़ है जो इस तरह के सवाल कर रहा है, तो वो डॉक्टर को चाहिए कि वो बेहतर तरीके से उसको काउंसिल करे, बात सुने। सारा बात जब भी शुरू की जाती है ना, तो पहले आप सुने किसी की बात और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली बोले। तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ट्रेनिंग में ये होता है कि अपने कान ज़्यादा इस्तेमाल करने, अल्फाज आप कम इस्तेमाल करें। तो लेकिन इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग स्किल्स लैक हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि उनको रीइंफोर्स किया जाए।
सही। सर इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने तो एक जनरली बात कर ली कि स्टाफ के लोग, मैंने माज़रत के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है। इवन मेरे 2 छोटे बेटे हैं, तो कभी ऑब्वियसली जाना होता है डॉक्टर्स के पास, तो इंसान है ऑब्वियसली। जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो हमारा पहला बेबी था, हमें इतना आइडिया नहीं था हस्बैंड वाइफ को कि इसको किस तरह नर्चर करना है, क्या करना है। तो अक्सर जो हमारे पेडिट्रिशियंस होते थे जिनके पास हम उसको लेके जाते थे, वो हमें डांट देते थे कि भाई आपने डोज पूरा नहीं किया, आप जो है ना पता नहीं कैसे पेरेंट्स बन गए हैं, आपको पता ही नहीं है आपके बच्चे का ये मामला हो गया, वो मामला हो गया। अच्छा, अब आप देखते हैं कि सर्दियों में बच्चे के जो है ना पसलियों का और सांस का ये वो ज्यादा अक्सर होता है बच्चे का, जिसकी वजह से उनको हम न्यूबिलाइज वगैरह बहुत सारी बिल्कुल। चीजें करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट बेबी था, तो मतलब समवॉट मैंने उन डॉक्टर्स का 2-3 डॉक्टर्स का मैंने पर्सनली फेस भी किया है। तो वो ऐसे हमारे साथ रूडली बिहेव करते थे और इतना हमें स्ट्रिक्टली डांटते थे, तो हम खुद एक दूसरे को देख रहे होते थे कि यार मतलब हम अपने आप को समवॉट एजुकेटेड भी करते हैं सारी चीजें। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस फील्ड के एक्सपर्ट्स नहीं है और हम एक्सपर्ट्स के पास आ रहे हैं, तो यार उनकी बात करने का अंदाज ये वो। अच्छा, प्राइवेट क्लिनिक्स हो या पब्लिक, मुझे उस पब्लिक का इतना आइडिया नहीं, मैं प्राइवेट को स्पेसिफिकली अभी कहना चाहूंगा कि एक डॉक्टर है जो फॉर एग्जांपल दोपहर 2 बजे से बैठ रहा है और शाम को 5-6 बजे तक उसको बैठना है। अब 200 टोकन्स इशू कर दिए गए। अब फॉर एग्जाम्पल यही डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता है तो उसकी फीस गवर्नमेंट की चार्ज है। अब मैं प्राइवेट में जा रहा हूँ तो वहां पर उसी डॉक्टर की, कराची के अंदर पेडिट्रिशियन जो अच्छा है, मैंने ये देखा है 2,000 रुपए से कम की फीस नहीं है। अब वो हमें 5 मिनट भी नहीं देता, हाँ ये करो, उल्टा करो, बच्चे को सीधा करो, वेट इतना, ये क्या हुआ था, बच्चे को क्यों हुआ था, पोटी किस तरह की कर रहा है, ये किस तरह का कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यार आप पागल हो गए थे, ये था, आपने बच्चे को यूं नहीं किया, ये नहीं किया। मतलब उनकी ट्रीटमेंट और उनकी कम्युनिकेशन से कभी कभार हम भी बहुत डिसअपॉइंटेड होते थे। और इस तरह की कंडीशन में अब एक चीज तो हम कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स के साथ ज्यादती हो रही है, क्या ये पेरेंट्स के साथ और जो पेशेंट्स बी पार्टी उसके साथ ज्यादती नहीं है? कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी डॉक्टर साहब की अपनी कैपेसिटी 50 बच्चे देखने की है, तो क्यों 200 लोगों को आप इनवाइट करते हैं? और फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि भाई आपकी दिहाड़ी फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए पर बच्चे पे आपने उठाए, 50 या 100 टोकन, जरूर थोड़ी आप 1 लाख रुपए घर ले जाएं। थोड़ा सा उस चीज को भी तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये वजूहत, सॉरी टू से, जो मैंने खुद फेस की है, मैं वो चीज कह रहा हूँ। इस पे आपकी क्या एक्सपर्ट्स ओपिनियन होंगी? बिल्कुल, देखिए आपने तो समराइज कर दी सारी सिचुएशन। मैं यही कहने वाला था कि जिस शख्स के ऊपर कैपेसिटी मतलब 20 मरीज देखने की रोजाना, वो सिर्फ यहाँ पे एक प्रेशर है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज देखने हैं ताकि ऑब्वियसली अस्पताल को भी उनका हिस्सा जाए और डॉक्टर भी अपने साथ ले जाए पैसा। ठीक है, आप करें, लेकिन इसको कोई नहीं कह रहा कि आप जितने मरीज देखें, लेकिन आप हर मरीज को प्रॉपर टाइम दें। और काउंसलिंग, अल्फाज सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, अल्फाज का बेहतर अल्फाज, बाद में इलाज और मेडिसिन आती है। बिल्कुल। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो बस किसी भी वजह से आ जाते हैं डॉक्टर के पास कि बस, और उनका जब टेस्ट कराओ तो कुछ नहीं निकलता, नॉर्मल है सारे टेस्ट। तो ऐसे मरीज को सिर्फ ये कहना कि झड़क देना कि मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरा टाइम ज़ाया करने में चले जाओ, ये वो, ऐसे नहीं। आप 5 मिनट दें, कम से कम उससे बात करें, 2 मिनट बात करके, 4 मिनट बात करके उसको काउंसिल करके बेहतरीन, अगली दफ़ा भले बुला लें आप उसको, लेकिन ये कि वो आप उसको ऐसा रखें जैसे आप अपने भाई से बात कर रहे हैं। आप अपने भाई से भी बदतमीजी से बात नहीं करते, या अपने बेटे से जो आपका करीब तरीन हो। तो बात करने का स्टाइल, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। ये सब चीज़ें आप मरीज देखें भले जितना भी देख लें, ठीक है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा देख लें भले, कोई मसला नहीं, लेकिन काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसी काउंसलिंग की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया तस्वीर का एक रुख। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आवाम भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके चलती है। तो उस सिलसिले में आम जनता का भी रोल है कि किस तरह से डॉक्टर से बात करनी है। तो ये दोनों चीज़ें साथ ब-साथ चलती हैं। किसी सिचुएशन में डॉक्टर की तरफ से कोताही हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन उसका तदारुक, अब मैंने अगर आपसे कोई बदतमीजी करी तो मेरे अंदर ये होनी चाहिए सोच कि यार मैंने इनसे गलत बोला है, मैं माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कभी कम नहीं होती। बेशक, बस ये तो हकीकत है। इवन हमारे दीन में भी ये सिखाया गया है कि माफी से आपके मामला सीधे हो सकते हैं, खराब नहीं होंगे, और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इवन जो मामला खराब होने की तरफ हो जाए वो बेहतर हो जाएंगे। एनीवेज सर, बहुत सारी चीजें हैं। एक हमने एक लफ्ज सुना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सुनते हैं, एनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये मैंने ऑब्वियसली आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स के सेशन सुन के सुना है ये लफ्ज। इसमें आप हमारी जस्ट लाइक रहनुमाई करें, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जी,
मैं एक मरीज हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर आए पिछले दिन 10-15 दिन से बड़ा हुआ चल रहा है। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, क्या है मेरा? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तुम्हारा बहुत तेज ब्लड बढ़ा हुआ है, तुम नमक की चीज़ें कम खाओ, ब्लड प्रेशर, साइक्लिंग करो, वॉकिंग करो, और मतलब चिकनाई की चीज़ें, और जितने भी उसने हेल्थ एजुकेशन देनी थी वो दे दी। अब मैं निकला मार्केट में वॉक करने शाम को, मेरा मोबाइल छिन गया। मेरे पास से जो है साइकिल मेरी छिन गई। मैं कहीं वॉक नहीं कर सकता, मोहल्ले में कोई पार्क नहीं है, मुझे लाज़मी बात है परेशान होके रोड पे ही वॉक करनी है। मेरे खाने में वो चीज़ें हैं जो कि आर्टिफ़िशियल है, हर चीज़ मसाले-वसाले सब आर्टिफ़िशियल मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कोई फूड नहीं है। तो जो डॉक्टर ने चीज़ें बताई थी वो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आम ज़िंदगी में, ताकि मैं ब्लड प्रेशर कम कर सकूँ। सही। तो वो एनवायरनमुट मेरे लिए मौजूद ही नहीं है, जो मुझे वो चाहिए। प्रैक्टिस करने दे, जो डॉक्टर ने कहा है। तो ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है जो कि मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं और आम आवाम को, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ लेकिन पूरी आवाम की बात कर रहा हूँ। तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो ऐसा करें, और बहुत सारी चीज़ों में अथॉरिटीज़ कर भी रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत भी है। तो हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा काम यही है एज़ ए हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर कि हम चीज़ों की कमियों को बताएँ, और बताएँ कि यहाँ भी आपकी तवज्जो चाहिए, यहाँ भी तवज्जो चाहिए। तो हम वो बताते हैं ताकि आवाम की बेहतरी हो। इसी में हेल्थ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट आता है। हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स कि वो बेहतर एनवायरनमेंट पैदा हो सारी जगह से, जिसमें वो एक आम आवाम बेहतर हेल्थ को अचीव कर सके, हासिल कर सके। तो ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। अब वायलेंस को अगर आप कनेक्ट करें इससे, तो वायलेंस में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर मरीज या उसका लवाहिकीन अस्पताल में आता है या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आता है, तो उसको वो माहौल मिले जिसमें उसको बेहतर सेहत भी मिले और उसके साथ कोई ज्यादती भी ना हो। तो ये सब चीज़ें कनेक्ट होके हेल्थ प्रमोशन के ज़ुमरे में आती हैं। तो वो माहौल पैदा करने का ये असल मसला है। तो कभी-कभार वो माहौल अटेंडेंट्स और पेशेंट्स खुद पैदा कर देते हैं ऐसा, कि जिससे वायलेंस होता है। कभी-कभार हमारे सिस्टम में कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो वो उनकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा सर, अगर इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई सोसाइटी में ऑब्वियसली आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुबह से निकलते हैं, शाम तक ऑफ़िस का काम करते हैं, मगर इसके बीच में भी हम देखते हैं ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा सिस्टम में का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हम वहाँ पर भी देखते हैं। या हम कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन या क्वालिटी फूड का बड़ा प्रॉब्लम है। कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में देखें, हेपेटाइटिस के केसेस किस तेजी से बढ़ रहे हैं, इवन बी से सी की तरफ किस तरह शाफ्ट जा रहा है। उसके बाद पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आपने बात की कि भाई जा रहा था तो बाइक भी छीन ली, तो आपका मोबाइल फोन भी ले लिया। अब जहाँ हॉस्पिटल में आ रहा है वहां पर भी कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह, कहीं ना कहीं अनट्रेंड स्टाफ है, या डॉक्टर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, उसको अपनी पूरा मामलात को देखना है, स्टाफ को देखना है, सब चीजों को देखना है, तो एक आम आवाम तो रगड़े में है। अच्छा, इन सब मामलों को अगर हम देखें तो किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि हेल्थ प्रमोशन की बात, तो खाना कैसे बेहतर इंसान को मिल सकता है, क्या करना होगा, किस कदर करना होगा? क्योंकि हम तो बाजार में भी जाते तो हमें ए बी सी कैटेगरी के फल और सब्जियां कहा जाता है, तो ये मामलात किस तरह आप समझ रहे हैं बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि आप मुर्गियाँ भी घर में पालें और बकरियाँ भी पालें और सब्जियाँ भी घर में लगाएँ और फल भी लगाएँ, वो मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि एक्चुअली में अब आपने देखा होगा रिसेंट 10, 5-7 सालों में लोगों की भूख मर गई है, लोगों का मेंटल हेल्थ मर गया है, बेली और टमी और ये सब काफ़ी हो गया है। हेल्थ डेटीरियोरेट, खराब होती जा रही है आवाम की। वो क्यों हो रहा है? आप अगर जाएँ और ज़्यादा पैसे दे के एक अच्छी चीज़ खाना चाहें, वो भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो भी लो क्लास होगी। पैसे दे के भी आपको अगर लो क्लास मिल रही है ज़्यादा पैसे दे के, तो फिर फ़ायदा क्या? तो कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फूड का। अब ऑर्गेनिक फूड आप कहाँ से हासिल करें? आप कहते हैं यार चलो मैं बाहर से खाना नहीं खाता, ख़त्म करो। सेहत को बेहतर बनाने के लिए घर में खाऊँगा, घर से टिफ़िन लेके जाऊँगा ऑफ़िस, वहीं खाऊँगा। तो घर में जो मुर्गी आ रही है, घर में जो सब्ज़ी आ रही है, घर में जो फल आ रहा है, घर में जो रोटी आ रही है, घर में उस सालन जो बन रहा है वो किसी मसाले से बन रहा है। वो सब चीज़ें आर्टिफ़िशियली मॉडिफ़ाई करके, और वो हैं बहुत ज़्यादा जगहों पे जाली हैं। तो
आप ये भी नहीं कर सकते कि आप खुद ही मिर्चें लें और उसको कूट के और मसाला बना के खुद करें, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं, करते हैं। तो असल मसला ये इसी वजह से हमारे यहाँ मैदे की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस तो हमारे बहुत सारे और दूसरी वजूहात की वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस आ गया, हर कोई परेशान है, चाहे वो आम आवाम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, दोनों इंसान है, बिल्कुल। ठीक है। तो एक डॉक्टर जब अस्पताल जाएगा तो उसके अपने मसाइल और मेंटल कंडीशंस होंगी, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों का शिकार होगा मेंटली, तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। उधर से मरीज भी आ रहा है, वो भी एक परेशान है, और ऊपर से वो किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो और स्ट्रेस में। तो दोनों स्ट्रेसफुल लोग जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बात जो है ना वो बिगड़ जाती है। इसका मेन एक ही मकसद ये है कि आप अपने आप को एक ठंडी सांस लें और बात करें रिलैक्स होके, सुने ज़्यादा और बोले कम, और उसमें बीच का रास्ता निकालें कि किस तरह से ना मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती करूँ ना तुम मेरे साथ। बात करने का स्टाइल ये एक्चुअली बहुत कम लोगों को आता है। तो असल चीज़ वही है दुनिया में, बातों से ही रिलीफ और इलाज ज़्यादा बेहतर होता है। इवन ऑब्वियसली जब आप एक मुतमईन माहौल में रहते हैं और मुतमईन तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, तो फिर बहुत सारे मामलात होते हैं जहाँ पर आप खुद भी कहते हैं यार इग्नोर करो, ये चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसको ज़हन पे लिया जाए। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की उस तस्कीन वाली लेवल पे पहुँचते हैं, तो उनके सामने अगर कोई फटा भी कर रहा हो, उनके साथ ही कर रहा हो ना, तो बोलते हैं यार कोई मसला नहीं, आप बैठे सुकून से, एक गिलास पानी देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, जी आप बात करें, कोई मसला नहीं, आप जिस कदर भी आप अपनी बात करें। मैंने ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है। सर, ऑब्वियसली हमारा जो मेन चीज़ थी कि भाई जो डॉक्टर्स का मामला है, जहाँ पर लोग अनजस्टिस कर लेते हैं, तो उन डॉक्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उन डॉक्टर्स के क्या राइट्स हैं, वो किस तरह उनको सू कर सकते हैं, या आप लोगों ने अपनी पॉलिसी के अंदर डॉक्टर्स का क्योंकि उनके नुकसानात भी कभी कभार हो सकते हैं, माली भी हो सकते हैं, जानी भी हो सकते हैं, या खुदा ना खास्ता एम्पुटेशन उनकी भी हो सकती है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन कहाँ से क्या वार करे। जैसे हमने इनिशियली बात की कि भाई दो पार्टी आपस में लड़ पड़ी तो गन का फायर भी हो गया, सारा कुछ हो गया, नुकसान डॉक्टर का भी हो सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ का भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स के क्या राइट्स बनते हैं? देखिए, ये फिर मैं इसकी एक बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। छोटी सी बात करता हूँ। ये जब पता चला तो फिर आईसीआरसी और ज़ेबिस ने मिलके एक बिल पास करवाया कि जी ये डॉक्टर्स के राइट होने चाहिए कि अगर उनको ज़दुकोप किया जाए किसी भी तरह से मेंटल फिजिकल, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए कि उनके ऊपर अगर ये तशद्दुद होता है तो किस तरह से कानून साजी की जाए इस पे। तो ये बिल बना, फिर उसके बाद ये कानून बन गया अभी 2021 में, और अब वो कानून लागू है। इस कानून में दोनों तरफ की पार्टीज को सेफ्टी दी गई है। डॉक्टरों के राइट्स भी इसमें हैं, इसमें मरीजों के और लवाहिकीन के राइट्स भी हैं कि अगर डॉक्टरों को कोई मसला मतलब कोई गलत बात करते हैं तो उनको भी राइट्स हैं, आवाम को, और आवाम गलत बात करते हैं तो डॉक्टरों को राइट्स हैं। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स को भी राइट दिए गए हैं क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरह एक कानून अभी रिसेंटली बना है जिसमें एम्बुलेंस की को रास्ता दो, उसमें कि एम्बुलेंस में मरीज होता है, उस मरीज की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पीछे चलने वाली गाड़ियां या आगे चलने वाली गाड़ियों की वो इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उसमें मरीज नहीं है। तो हर एक आवाम का ये फर्ज है कि वो एम्बुलेंस को रास्ता दे। तो ये मोटर व्हीकल 2018 का कानून है, उसमें अमेंडमेंट करके ये एम्बुलेंस को रास्ता दो भी एक चीज डाली गई है। तो ये कानून दोनों पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ महफूज करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और इस बात को इंश्योर करता है कि सेफ एनवायरनमेंट हो जिसमें डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करें और मरीज वो सेफ तरीके से सर्विस हासिल कर सके। सही, मतलब कहने का मकसद म्यूचुअल कंसर्न्स को देख के ही अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कानून बनाया गया है कि जिसमें हम चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकें और लोगों को भी पता होगी उनको क्या प्रिवेंशंस लेनी है। वाइस वर्सा डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि भाई आपको किस तरह ट्रीट करना है और क्या-क्या आपकी रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं। सर, पब्लिक हेल्थ के अंदर अगर हम बात करें इसी पूरे दायरे को, तो पब्लिक हेल्थ के अंदर इसको किस तरह देखा जाता है, इस पूरे सिनेरियो को, वायलेंस एंड डॉक्टर्स प्लस पेशेंट्स, या जब हम कहें ए पार्टी और बी पार्टी अगर हम उनको इस तरह डिवाइड करें तो इसके किस तरह आप देखते हैं सारे मामले? देखिए, पब्लिक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सेहत आमा की बात करते हैं, अपने हेल्थ सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इससे तिन्हा है, अटैच्ड है। मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली जब होगी और लोग मेंटली हेल्दी होंगे तो वायलेंस पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। हेल्थ सिस्टम में जो कमियां बेशियां हर जगह होती हैं, तो वो कमी बेशियां पूरी कर देंगे तो वायलेंस पैदा नहीं होगा। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स डॉक्टरों की वो बेहतर होगी
तो वायलेंस पैदा नहीं होगा। तो ओवरऑल एक हेल्दी एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल। जिसमें सब लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वो सर्विसेज ले रहा हो, सब चीज़ें बेहतर तरीके से चलें, सस्टेनेबल तरीके से, तो वो चीज़ें पब्लिक हेल्थ के ज़ुमरे में आती हैं। और फिर ऑब्वियसली इसके साथ लॉ को हम जब कनेक्ट करेंगे तो कानून साज़ी होगी, तो उसको कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो ये एक पूरा एक जिसे कहते हैं ना पैकेज है, जिसमें पब्लिक हेल्थ वाले भी आते हैं, जिसमें मीडिया वाले भी आते हैं, कानून साज़ इदारे भी आते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आते हैं। तो ये पूरा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें लोग बेहतर तरीके से सेहत सेफ तरीके से हासिल कर सकें। सर इट वाज अ रियली एक मैं कहूँगा फ्रूटफुल डिस्कशन विद यू, और हम कोशिश करेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लॉ डिपार्टमेंट से भी लोगों को इनवाइट करें और मीडिया से भी इस चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए कि आईसीआरसी का ये जो कानून ज़ैबर्स के थ्रू हमने गवर्नमेंट के हिसाब से भी प्रोसेस करवाया है, उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या है। एंड देन अगेन ऑब्वियसली कुछ जो सजाएं वगैरह हैं वो तो हमें कानून के एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। भाई ए पार्टी और बी पार्टी जो भी जिस कदर भी क्या क्या उनके राइट्स है उस पर भी उनसे डिटेल में बात होगी। सर मुझे एक लास्ट एक छोटी सी गुजारिश आपसे करनी थी, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस फील्ड से हैं, जैसे आपने बताया कि पब्लिक हेल्थ का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको बेहतर से बेहतर लाइफ की तरफ ले जाए। तो आप से मेरा लास्ट सवाल इस प्रोग्राम और आज के एपिसोड से ये होगा कि अगर हम इस मामले को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है कि हमारी आवाम को इस वक्त एजुकेशन की ज़रूरत है और हमारे जो स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, या इसके अलावा कुछ और भी रिसर्च बता रही है कि हमें चीज़ों को समझने के लिए इन 2 पैरामीटर्स के अलावा भी चीज़ों को देखना पड़ेगा? बस एक की पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत डीपली एम्बेडेड पिन्हा हो चुका है। हर शख्स स्ट्रेस्ड है, पैसे को लेके, बच्चों को लेके, माशरे में लोगों दोस्त से बात नहीं करनी कर, तो कहीं न कहीं हमारे ज़हन में ना कहीं किसी गोशे में स्ट्रेस मौजूद है। वो स्ट्रेस जब निकलता है ना, वो अल्फाज से या फिजिकल एक्टिविटी से या कोई वायलेंस से निकलता है। अब वो वायलेंस अगर डॉक्टरों के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली हेल्थ सिस्टम अफेक्ट होगा। स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए। एंटी स्ट्रेस मेजर्स होते हैं बहुत सारे जो काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जो आम आवाम को पता होनी चाहिए, बहुत सारी जगहों चीज़ें। तो अपने आप को कभी भी स्ट्रेस ना करें, स्ट्रेस करें तो उसको रिलीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप स्ट्रेस को जब तक अपने अंदर से हटाएंगे नहीं तो आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होगी। जब मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होगी तो आपके आम आवाम के साथ मसाइल पैदा होते चले जाएंगे, मामलात खराब होते चले जाएंगे और फिर वो नहीं रुकते। तो मेन एलिमेंट जो ट्रिगरिंग इफेक्ट है, जहाँ से बात शुरू होती है, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस को किसी तरह से रिलीफ कर लें। मैंने बहुत सारी जगहों पे, मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी पहले काफ़ी स्ट्रेस लेता था, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करी, बहुत सारी चीज़ों को लेट इट गो करा। ठीक है, जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझसे बुरी तरह बात करे, कोई मसला नहीं, हर एक से बात करो, सब्जी वाले से बात करो खड़े होके, उससे बातें पूछो, ये फल ले रहे हैं आप, उसके साथ बात करो 15 मिनट। तो ये चीज़ें बात करने से स्ट्रेस रिलीव होता है। आप किसी से भी बात कर लो तो स्ट्रेस रिलीव होगा, आप रिलैक्स है। बड़ी से बड़ी मसला आ जाएगा ना, आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। और वक्त जो है हर चीज का इलाज है। वही कहते हैं, वक्त के साथ बहुत सारे घाव और बहुत सारे मामला सेट हो जाते हैं। थोड़ा सब्र का दामन पकड़ना चाहिए। और ये बिल्कुल आपने वजह बात फरमाई कि जब स्ट्रेस है तो आप उसको डील करना सीखें। चीज़ों को कभी कभार बर्दाश्त का सामना भी करना पड़े तो करें, क्योंकि अगर आप भी उसी स्ट्रेस में अपनी हाइपर टेंशन और हाइपर लेवल पे आ जाएंगे तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। सर बहुत सी चीज़ों पे आपका भी ऑब्वियसली लाइफ के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा, एंड देन अगेन आप पढ़ाते भी हैं, फील्ड एक्सपर्ट भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिसर्चर। आपने भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया होगा, बर्दाश्त भी किया होगा। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन और भी करना चाह रहा हूँ, मगर टाइम की ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी एक ब्रेकेट होता है कि टाइम को देखना होता है। एंड आई डेफिनेटली इन्वाइट यू फॉर अनदर सेशन रिगार्डिंग दिस, एंड we're going to discuss in upcoming episode about the stress management और stress से related बहुत सी tips मुझे आपसे सीखने, क्योंकि आज आपने जो कहा है उस पर मैं चाहूंगा कि आपसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली जाए कि स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जाएगा। बट आज के इस एपिसोड के एंड में मैं चाहूंगा कोई मैसेज फॉर द स्टूडेंट, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द पाकिस्तानी पीपल्स एंड फॉर द डॉक्टर्स, everyone who is watching this podcast। देखिए, दो चीजें, एक तो ये मैंने ये जिक्र किया कि स्ट्रेस, कभी भी स्ट्रेस लेने का नहीं आप सोचें, स्ट्रेस को आप लेट इट गो करें। दूसरा ये कि हमेशा आगे वाले की बात सुने पहले पूरी, फिर उसके बाद रिलैक्स होके ठंडी सांस लेके बात करें, रिलैक्स होके।
कहीं भी ओवर रिएक्ट ना करें। ओवर रिएक्ट का मतलब होता है फौरन रिएक्शन ना दें। उसने आपसे बदतमीजी से बात की, फौरन रिएक्शन नहीं देना, रिलैक्स करें, सोचें, ठीक है कल देखेंगे, कोई मसला नहीं, शाम को देख लेंगे। तो फौरन रिएक्शन हमेशा मसाइल पैदा करता है। हर चीज़ को ठंडा करके खाने की कोशिश करें, रिलैक्स होके। यही एंटी स्ट्रेस थेरेपीज होती हैं जिससे बहुत सारे मसाइल जन्म होने से पहले ही खत्म हो जाते खत्म। हैं। तो आवाम के लिए ये बात है कि आप कभी भी रिएक्शन ना दें, बहुत रिलैक्स होकर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिएक्शन तो देना पड़ता है, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा बफर करके उसको रिलैक्स माहौल में सोचें कि यार हर जाविये से कि यार इसने मुझसे बात की, ये गलती है उसकी, ये मेरी है, क्या है, थोड़ा सा सोच के फिर आराम से रिलैक्स होके कभी भी रिएक्शन ना दें और स्ट्रेस को आपने करीब ना आने दें। स्ट्रेस ही की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पैदा होती हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्रेन हेमरेज हाइपरटेंशन की एक बिल्कुल। सीक्वल है, उसकी वजह से होता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो ये मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए बहुत जरूरी है लोग सोचें। सो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में आपने भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा और मैंने तो भाई एक चीज सीख ली है, लेट इट गो, जाने दो भाई। क्यों अपना खून जलाते हो? कहीं मामला खराब हो जाए, कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि उसकी कम्युनिकेशन आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, तो आप एक लंबी ठंडी सी सांस लें और ये चीज वहां रियलाइज करें कि हो सकता है वो खुद इस वक्त किसी चीज का, किसी मसले का, किसी दुश्वारी का शिकार हो सकता है। एंड देन अगेन सर वाली बात कि भाई पूरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात को समझो, फिर अंडरस्टैंड करो। एंड देन अगर उस बंदे की कंडीशन भी देखो, आप अगर उसके रिएक्शन पे आ जाएंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप चीज को फर्स्ट अंडरस्टैंड करें, उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप देखें कि भाई पॉसिबल है, बेहतर है तो आप रिएक्शन दें, वरना चीजों को लेट इट गो करने दें भाई, क्योंकि चीजें यही है कि स्ट्रेस नहीं लेंगे तो कामयाब रहेंगे। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय और एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।